Everyone, welcome back to Paramedical Study Point. I am Pooja Meena. Today I will discuss about the decalcification. कि decalcification क्या होता है, इस बारे में अपन आज कंप्लीट डिटेल में समझेंगे. इसके कौन कौन से प्रोसेस होता है, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है decalcification, इस बारे में कंप्लीट लेक्चर अपन देखेंगे. देखो, decalcification से पहले मैंने आप लोगों को फिक्सेशन समझाया था, जो कि अपन हिस्टोपैथोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं अभी, ठीक है. तो फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से फिक्सेटिव्स यूज़ करते हैं अपन फिक्सेशन के लिए, तो सारी जो है वो कंप्लीट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन आप डिकैल्सिफिकेशन को देखिए, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस होता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कि पहले फिक्सेशन होता है, फिर डिकैल्सिफिकेशन होता है, फिर टिश्यू प्रोसेसिंग होती है. जब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझाया था हिस्टोपैथोलॉजी का, तब मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई थी इस बारे में, ठीक है. तो फिक्सेशन में अपन ने देखा था कि फिक्सेशन क्या करता है, किसी भी टिश्यू को प्रिजर्व करता है, ठीक है, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक. देन अलग अलग तरह के फिक्सेटिव्स देखे थे, सिंपल फिक्सेटिव, कंपाउंड फिक्सेटिव, तो वो लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुकी, तो प्लीज़ आप उसको एक बार देखें, देन आप इस लेक्चर को समझें. तो आज अपन जो बात करेंगे डिकैल्सिफिकेशन की, ठीक है. डिकैल्सिफिकेशन क्या होता है, देखो नाम से वैसे क्लियर है, डी एंड कैल्सिफिकेशन. देखो, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिटैच करना, किसी भी चीज को रिमूव करना, ठीक है. अब कैल्सिफिकेशन का मतलब है कैल्शियम को, यानी कैल्शियम को क्या करेंगे अपन, रिमूव करेंगे. कैल्शियम को क्या करेंगे, डिटैच करेंगे, हटाएंगे. कैल्शियम को कहीं से अपन को हटाना है. किससे हटाना है, किसी भी टिश्यू के अंदर से, बोन के अंदर से, जहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डिकैल्सिफिकेशन बोलेंगे. तो इसके डेफिनेशन को सबसे पहले समझते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ ए कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम द टिश्यू लाइक बोन एंड टीथ एंड अदर कैल्सिफाइड टिश्यूज फॉलोइंग द फिक्सेशन, ठीक है. देखो, फॉलोइंग द फिक्सेशन का मतलब है डिकैल्सिफिकेशन किसके बाद किस स्टेप है, फिक्सेशन के बाद की स्टेप है. जब पहले फिक्सेशन होगा फिर डिकैल्सिफिकेशन होगा, इसीलिए फॉलोइंग द फिक्सेशन लिखा है मैंने यहाँ पे. फिक्सेशन के बाद में आपको क्या करना होगा, डिकैल्सिफिकेशन करना होगा. अगर किसी भी टिश्यू या बोन के अंदर क्या है, कैल्शियम प्रेजेंट है. देखो, कैल्शियम क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मिनरल है, जो क्या करेगा, इस बॉन्ड के अंदर कंपोज्ड है. मतलब ये कंपोज होने पे स्ट्रांग है, ऐसे अगर है नॉर्मली तो स्ट्रांग नहीं है, पर इसे कंपोज हो गया तो इसने क्या करा, इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, इस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया. अब किसी भी कॉम्पैक्ट चीज़ को आप इजीली कट नहीं कर सकते. जैसे मुझे इस बॉन्ड को कट करना है, तो मैं यहाँ से इसको इजीली कट नहीं कर पाऊंगी. मुझे क्या करना होगा, इस बॉन्ड में से जो कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है, उस कैल्शियम को मुझे रिमूव करना होगा. जब मैं इस कैल्शियम को रिमूव कर दूंगी तो ये बॉन्ड कैसे हो जाएगी, बॉन्ड सॉफ्ट हो जाएगी. कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कॉम्पैक्ट कर देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं. तो जैसे मैं यहाँ से इनको रिमूव करूंगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी. बॉन या टिश्यू जो भी है, या फिर कोई भी कैल्सिफाइड टिश्यू है, वो सॉफ्ट हो जाएगा. जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो सॉफ्ट होने के बाद में क्या करेंगे, जो अपना नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको अपन समझेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग, ठीक है. उस प्रोसेसिंग के अंदर क्या करना होगा, मुझे अलग अलग तरह के सेक्शंस मुझे ऑब्टेन करने होंगे. सेक्शंस मुझे चाहिए होंगे किसी भी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए इस टिश्यू के, तो वो सेक्शंस मैं वहां पे ऑब्टेन कर लूंगी. अगर मैं इसको तोड़ नहीं पा रही हूँ, इसको कट नहीं कर पा रही हूँ, तोड़ना नहीं मतलब कट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगी, इसके सेक्शंस ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगी. अगर सेक्शंस मुझे नहीं मिलेंगे, जैसे आपने देखा होगा स्लाइड में ऐसे सेक्शंस होते हैं, ठीक है, अगर ये सेक्शंस मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं डिजीज डिटेक्ट नहीं कर सकती. तो डिकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी टिश्यू या बोन या टीथ या कोई भी कैल्सिफाइड टिश्यू है, उसमें से कैल्शियम को कम्प्लीटली रिमूव कर देना. तो उस प्रोसेस को अपन डिकैल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं. अब देखो, डिकैल्सिफिकेशन एक जो है वो क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि स्पेसिमेन को अपन सॉफ्ट कर दें. सॉफ्ट इसीलिए करें ताकि वो क्या कर सके, माइक्रोटोम नाइफ से इजीली कट हो सके. जब कटिंग करेंगे तो माइक्रोटोम नाइफ से वो इजीली कट हो जाए. अब देखो, डिकैल्सिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द टिश्यू साइज एंड बॉडी पार्ट्स. अब डिकैल्सिफिकेशन क्या करेंगे अपन, टिश्यू की साइज के बेसिस पे किया जाता है, फिर बॉडी पार्ट्स के ऊपर वो डिपेंड होता है कि इस टिश्यू या इस बोन का कितना मुझे डिकैल्सिफिकेशन करना है, ठीक है. अब नेक्स्ट मुझे देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिकैल्सिफाइंग एजेंट. देखो, जैसे आपको याद होगा कि जब मैंने आपको फिक्सेशन समझाया था, तो फिक्सेशन में अपन ने क्या देखा था, जो फिक्सेटिव्स होते हैं उन फिक्सेटिव्स की प्रॉपर्टीज देखी थी कि एक फिक्सेटिव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक डिकैल्सिफाइंग एजेंट जो यूज करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी ये कि इट शुड कम्प्लीटली रिमूव द कैल्शियम सॉल्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैल्शियम सॉल्ट को कम्प्लीटली रिमूव करे. सेकंड क्या है, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू.
टिश्यूज़ वो सेल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय ना करें। जैसे अपन ने देखा था उसके अंदर फिक्सेशन के अंदर भी कि एक फिक्सेटिव की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो सेल स्ट्रक्चर को, उसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्ट्रॉय ना करे। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि वो सेल स्ट्रक्चर को और कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय ना करें। इट शुड नॉट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द स्टेनिंग प्रोसेस। जैसे मैं आपको मैं आपको उस चैप्टर में रिपीट कर रही थी कि जो स्टेनिंग प्रोसीजर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही लास्ट प्रोसेस होता है। इसके बाद में डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में जो सेक्शन होता है उसको देखा जाता है। अगर वो इस प्रोसेस में इफेक्ट कर देगा ये डीकैल्सिफाइंग एजेंट, तो जो पूरा एंटायर प्रोसेस किया है वो सारा का सारा अपने लिए यूजफुल नहीं होगा। तो जो ऐसा डीकैल्सिफाइंग एजेंट यूज करना है अपन को जो स्टेनिंग प्रोसेस में अफेक्ट ना करें, ठीक है। बाकी जो डीकैल्सिफिकेशन की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि कौन सा सॉल्यूशन अपन यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर कैसा है अपना, रूम टेम्परेचर, वॉल्यूम कितनी ले रहे हो आप सॉल्यूशन, डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन की, ठीक है। साइज कैसी है टिश्यू की, कंसिस्टेंसी कैसी है टिश्यू की, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जैसे अब टीथ है, टीथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब उसके कंपेयर में कोई और टिश्यू की बात करेंगे तो वो सॉफ्ट होगा, तो कैसा उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, तो उन सब के ऊपर डिपेंड करता है डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस। अब मैं बात करूँ कि टेक्निक्स ऑफ द डीकैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन की क्या क्या टेक्निक्स होती है, नहीं डीकैल्सिफिकेशन किस किस प्रोसेस के थ्रू से कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले अपन करेंगे सिलेक्शन ऑफ द टिश्यू, टिश्यू का सिलेक्शन करना होता है। सेकंड फिक्सेशन होता है, थर्ड डीकैल्सिफिकेशन होता है, एंड फोर्थ अपने पास में एसिड न्यूट्रलाइजेशन होता है, एंड लास्ट में वॉशिंग किया जाता है। ये पूरी एक टेक्निक होती है कि जिसके तो डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस एंटायर होता है। यानी सिलेक्शन, मुझे देखना है कि मुझे इस टिश्यू को कितनी देर तक उसमें रखना है। फिक्सेशन करेंगे उसको प्रिजर्वेशन के तरीके से, कितना देर तक उसका डीकैल्सिफिकेशन करना है। डीकैल्सिफिकेशन के बाद में जो वहाँ पे एसिड इंक्रीज हो जाएगा उस टिश्यू के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और लास्ट में वॉशिंग किया जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेप अपने पास में सिलेक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू का सिलेक्शन क्या करेंगे। देखो कोई भी स्पेसिमेन अपन ऑब्टेन करते हैं तो उसको सबमिट किया जाता है कहाँ पे, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में उसको सबमिट किया जाता है। नहीं कोई भी स्पेसिमेन जैसे कलेक्ट किया किसी भी सर्जरी के थ्रू, किसी के भी थ्रू कोई भी सब स्पेसिमेन ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन करने के बाद में हर एक स्पेसिमेन को पैथोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर भेजने में कौन कौन से जो स्पेसिमेन अपने पास में हो सकते हैं वो है बोन बायोप्सी का स्पेसिमेन आ सकता है, लार्ज स्पेसिमेन कोई भी हो सकता है, किसी भी टिश्यू को डायरेक्टली निकाला हो, कोई ट्यूमर हो वो भी हो सकता है। हार्ड टिश्यूज हो सकते हैं जैसे कि टीथ है, कैल्सिफाइड टिश्यूज है। तो इन सबको फिर क्या किया जाता है, निकालने के बाद में इन सबको फिक्स किया जाता है इनकी साइज के बेसिस के ऊपर। सेकंड अपने पास में फिक्सेशन, फिक्सेशन की मैं बात करूं, द चॉइस ऑफ फिक्सेटिव डिपेंड्स अपॉन द पर्पस फॉर विच इट इज रिक्वायर्ड। यानी मुझे उस फिक्सेटिव को चूज करना है, ठीक है, जो क्या करेगा उस टिश्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो टिश्यू वो मतलब कितना ज़्यादा उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है नहीं है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। सेकेंड फिक्सेशन का काम क्या होता है, किसी भी फिक्सेशन प्रोसेस जो है अपना वहाँ पे जो फिक्सेटिव्स प्रेजेंट होते हैं वो फिक्सेटिव्स क्या करते हैं उस टिश्यू को बचाते हैं। किससे बचाते हैं, ऑटोलाइसिस से, और जो अपन ने देखा था पेट्रिफिकेशन से बचाते हैं। साथ में प्रिजर्व करते हैं उस सेल डिटेल को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अपने पास में सेल डिटेल को प्रिजर्व करना, ठीक है। तो फिक्सेशन का यही काम होता है कि एक फिक्सेटिव क्या करेगा, एक फिक्सेटिव जो है वो प्रिजर्व करेगा टिश्यू को, ठीक है। साथ में सेल डिटेल को प्रिजर्व करेगा, ऑटोलाइसिस पेट्रिफिकेशन जैसे प्रोसेस है उसको बचाएगा। और जो फिक्सेटिव अपन यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि जो फिक्सेटिव यूज़ किया है वो किस टिश्यू के लिए अपन यूज़ करें, उसके अंदर कितना कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट है। तो ये सेकेंड जो प्रोसेस होता है अपना फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अपने पास में द प्रोसेस ऑफ डीकैल्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होती है डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस में। सबसे पहले क्या होगा, द सेलेक्टेड टिश्यू इज सस्पेंडेड इन द डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन बाय द थ्रेड। जो भी टिश्यू मैंने सेलेक्ट किया उसको मैं क्या करूँगी, एक आगे डायग्राम में आपको समझाऊंगी अच्छे से। एक मैं बीकर लूँगी, उसमें कोई भी फिक्सेटिव या डीकैल्सिफाइंग एजेंट है वो अपन को लेना है। इसके अंदर इस टिश्यू को सस्पेंड करना होता है, ठीक है, थ्रेड के थ्रू बांध के, ताकि यहाँ पे इसका डीकैल्सिफिकेशन हो सके, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में बाद में समझाऊंगी जब मैं आपको अलग अलग प्रोसेस बताऊंगी तब, ठीक है। तो उसका जो अमाउंट होता है उस डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड का वो 50 से 100 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, किसके वॉल्यूम से, टिश्यू के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। अब जब डीकैल्सिफिकेशन अपन करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल में चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है कि डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है।
देन क्या होता है, जब कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है तो होने के बाद में उस टिश्यू को ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ पे? 70% अल्कोहल में उसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद में सेवरल चेंजेस करेंगे उसके, ठीक है। तो वो जो चेंजेस करना होगा वो ड्यूरेशन होगा अपने पास में 8 to 12 आवर्स के अंदर चेंजेस करेंगे। लाइक 8 to 12 आवर्स के अंदर मैक्सिमम मैं 2 to 3 चेंजेस करूँगी इस सोल्यूशन के, ठीक है, 70% अल्कोहल के। देन बाद में उसको वॉश आउट कर दिया जाएगा एसिड के थ्रू। देन एंड लास्टली उसको डिहाइड्रेशन करेंगे अपन। The tissue is then completely dehydrated and the process according to the required to embedding technique। जब completely उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब टिश्यू में से completely क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वाटर रिमूव होने का रीज़न मैंने आपको लोग ऑलरेडी बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, बाकी डिटेल में आगे समझाऊंगी। जब completely वाटर रिमूव हो जाएगा तो वो जो अपना टिश्यू वो रेडी है किसके लिए, एम्बेडिंग प्रोसेस के लिए रेडी है। मतलब नेक्स्ट जो अपना है टिश्यू प्रोसेसिंग, जो अपना नेक्स्ट पूरा कंप्लीट एंटायर चैप्टर होगा उसके लिए वो टिश्यू रेडी है। तो ये जो फॉलोइंग स्टेप्स होती है जब डीकैल्सिफिकेशन अपन करते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास में ये आता है कि डीकैल्सिफिकेशन जो करना है, डीकैल्सिफिकेशन करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको डिटेल में समझना है अपन को। तो फर्स्ट मेथड अपने पास में रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय मिनरल एसिड मेथड, सेकंड आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, चिलेटिंग एजेंट मेथड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन मेथड। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट मेथड समझाऊंगी, बाकी जो तीनों मेथड्स है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, और इसके जो इफेक्ट होते हैं डीकैल्सिफिकेशन के वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। देखो, जो फर्स्ट प्रोसेस है कि रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय मिनरल एसिड मेथड। मिनरल एसिड मेथड का मतलब है कि मुझे क्या करना है, कुछ मिनरल्स को यूज करके या कुछ एसिड्स को यूज करके मैं क्या करने वाली हूँ, कैल्शियम को रिमूव करने वाली हूँ। देखो क्या होता है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डीकैल्सिफिकेशन बाय डिजॉल्विंग द कैल्शियम सॉल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सुनो कि डिजॉल्व करना है मुझे, डिजॉल्विंग द कैल्शियम सॉल्ट इन एन एसिड सोल्यूशन। किसी एक एसिड सोल्यूशन के अंदर मुझे क्या करना है, कैल्शियम को रिमूव करना है, कैल्शियम के जो सॉल्ट है उनको रिमूव करना है या उनको डिजोल्व करना है, किसके थ्रू, वेरियस एसिड्स को यूज करके मुझे इस प्रोसेस को करना है, ठीक है। वेरियस एसिड्स को यूज करके मुझे इस प्रोसेस को करना है, यानी कैल्शियम को मुझे रिमूव करना है बहुत तरह के एसिड्स को यूज करके। बेसिकली दो तरह के एसिड्स यूज किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की मैं बात करूँ तो होता है नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। वीक एसिड की बात करूँ तो फॉर्मिक एसिड और पैरिनी फ्लूइड को यूज किया जाता है। अब पहला जो हम देखेंगे अपन स्ट्रॉन्ग एसिड देखेंगे। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है या वीक एसिड, जो भी नाइट्रिक एसिड है, ये सब के सब डीकैल्सिफाइंग एजेंट्स है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में नाइट्रिक एसिड देखेंगे यानी HNO3 देखेंगे। तो ये जो सबसे सिंपली यूज किया जाता है किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में यूज किया जाता है, वो भी 5 to 10% की फॉर्म में यूज किया जाता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 24 से 48 आवर तक इसको यूज किया जाता है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो नाइट्रिक एसिड लेंगे अपन 5 to 10 ml, ठीक है, और डिस्टिल वाटर लेंगे अपन 100 ml के अंदर। ये सबसे ज़्यादा रैपिडली डीकैल्सिफिकेशन करता है। ये जो होता है नाइट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा रैपिडली डीकैल्सिफिकेशन करता है, बट ये लिटिल क्या करता है, श्रिंक लिटिल हाइड्रेशन भी कोज करता है, ठीक है, टिश्यू के अंदर। और ये जो प्रोसेस होता है सबसे बेस्ट होता है ये डीकैल्सिफाइंग एजेंट किसके लिए, अर्जेंट बायोप्सीज के लिए। नहीं मुझे फटाफट किसी भी टिश्यू का अगर मुझे ना टिश्यू प्रोसेसिंग करनी आगे तो फटाफट अर्जेंट बायोप्सीज के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी, नाइट्रिक एसिड को। अगर मैं बहुत ज़्यादा फिक्सेशन कर देती हूँ नाइट्रिक एसिड से, नहीं 24 आवर से 48 आवर तक से ज़्यादा फिक्सेशन हो जाता है, तो ये क्या करता है, टिश्यू का डिटोरिकेशन कर देता है, डिटोरेशन कर देता है, जिससे क्या होता है टिश्यू का ब्रेक डाउन हो जाता है, टिश्यू क्या होता है टूटने लग जाता है। जैसे ये टिश्यू क्या होने लगता है, टूटने लग जाएगा, प्रॉपर तरीके से इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। इसको बेसिकली उनके लिए यूज़ नहीं किया जाता जो बहुत ज़्यादा मिनरलाइज्ड होते हैं या फिर कॉर्टिकल बॉन्स के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। सेकेंड अपने पास में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भी सेम 5 to 10% एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, बट ये स्लो होता है, किसके कंपेयर में, नाइट्रिक एसिड के कंपेयर में स्लो होता है, बट स्टिल रैपिड होता है, यानी बाकी के कंपेयर में रैपिड है। जो अपन वीक पढ़ेंगे उनके कंपेयर में ये रैपिड होता है। ये बहुत अच्छी न्यूक्लियर स्टेनिंग प्रोवाइड करता है। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो भी 5 to 10 ml अपन को HCl लेना है और 100 ml डिस्टिल वाटर लेना है। अब नेक्स्ट अपने पास में वीक एसिड्स की अपन बात करेंगे। वीक एसिड में पहला अपन देखेंगे फॉर्मिक एसिड। देखो ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर्मिक एसिड को एज ए डीकैल्सिफाइंग एजेंट, बिकॉज क्योंकि
ये देखो वैसे तो स्लो होता है, किसके कंपेयर में, नाइट्रिक एसिड के कंपेयर में स्लो होता है, लेकिन ये गुड होता है, बहुत ज़्यादा डिटोरेशन नहीं करता है, यानी टिश्यू को ख़राब नहीं करता है। इसका भी जो अपन यूज़ करते हैं वो 5 to 10% वाला सोल्यूशन ही यूज़ करते हैं, बट इसमें साथ में अपन फॉर्मलिन को ऐड करते हैं या फिर किसी भी बफर को ऐड करते हैं एज ए एडिक्टिव फॉर्म के अंदर। जिससे क्या होगा कि फॉर्मलिन जो ऐड करेंगे वो क्या करेगा, फिक्सेशन का काम भी करेगा, साथ में डिकैल्सिफिकेशन को भी वो प्रोसीड करेगा। दोनों प्रोसेस साथ में यहाँ पे, और आपको अलग से आपको यहाँ से अलग से है ना फिक्सेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा अपन देखते हैं पहले फिक्सेशन करते हैं फिर डिकैल्सिफिकेशन करते हैं, तो वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मलिन ऐड करते हो तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो जाएंगे। इसका जो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लाइक जैसे नाइट्रिक एसिड का तो 48 आवर्स तक ही कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, HCl का भी उतने हो रहा था, बट इसका है 2 to 7 days तक करना पड़ता है, और आपको प्रोबेबली अल्टरनेट डेज में सोल्यूशन चेंज करना होता है। अब कॉम्पोजिशन की बात करें तो फॉर्मिक एसिड लेंगे अपन 5 ml, डिस्टिल वाटर 9 ml, और फॉर्मल्डिहाइड लेंगे अपन 40% वाला 5 ml। नेक्स्ट अपने पास में पेरिस फ्लूइड, इसकी बात करें तो ये लेस विग्रस होता है बट यूजफुल होता है। ठीक है, एक यूजफुल डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन है रूटीन पर्पस के लिए। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, 2 to 10 days होता है, बट ये अच्छा डिकैल्सिफिकेशन करता है। जब ये फ्रेश होता है, जब इसको अपन यूज़ करते हैं, तब ये येलो कलर का होता है। जैसे ही आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हो, टाइम चेंजेस होता है, इसका कलर वॉयलेट होने लग जाता है। जैसे इसका कलर वॉयलेट होता है, आपको सोल्यूशन चेंज करना होता है उस प्रोसेस का, और उसमें दूसरा सोल्यूशन फिल करना होता है। इससे कोई भी हार्डनिंग नहीं होती, जनरली किसी भी टिश्यू की कोई भी हार्डनिंग नहीं होती है, एक साथ में गुड स्टेनिंग प्रोवाइड करता है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो नाइट्रिक एसिड होता है 40 ml, एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल होता है 30 ml, क्रोमिक एसिड होता है 0.5% वाला एक्वा सोल्यूशन का 30 ml। तो इसका कॉम्पोजिशन होता है। अब ये जो प्रोसेस था रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय मिनरल एसिड का जो फर्स्ट अपना मेथड था, उसका प्रिंसिपल समझेंगे। एसिड रिलीज कैल्शियम फ्रॉम इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन विद ए फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स इन बोन थ्रू आयन एक्सचेंज गिविंग सोल्यूबल कैल्शियम सॉल्ट। यानी एसिड क्या करता है, रिलीज करता है किसको, कैल्शियम को रिलीज करता है किस में से, किसके केमिकल कॉम्पोजिशन में से, बोन के केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ में, बॉन्ड के केमिकल कॉम्पोजिशन से, और साथ में किसके साथ में, फॉस्फेट और कार्बोनेट के साथ में। अब देखो समझते हैं बात क्या होती है एक्चुअली में। ऐसा होता है, एक मैंने बीकर लिया है, ठीक है, उस बीकर के अंदर मैंने एक बॉन्ड को रखा है। बॉन्ड को किससे अटैच किया हुआ है, मैंने बॉन्ड को किससे बांधा हुआ है, मैंने नायलॉन थ्रेड से बॉन्ड को बांधा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है उसके अंदर बार बार आप हाथ डिप नहीं करोगे। ठीक है, यानी मुझे बॉन्ड को निकालने के लिए हाथ डिप नहीं करूँ, क्योंकि यहाँ एसिड जो यूज़ हो रहा है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड भी अपन यूज़ करें, वीक एसिड भी अपन यूज़ करें, तो उससे जो पर्सन इसके थ्रू कॉन्टैक्ट में आता है उसको बहुत तरह की एलर्जीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो उसका जो हाथ है वो भी जल सकता है। इसलिए नायलॉन थ्रेड की हेल्प से मैं क्या करूँगी, इस बॉन्ड को अटैच करूँगी। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले बॉन्ड को अटैच किया जाएगा नायलॉन थ्रेड से, देन उसके बाद बॉन्ड को रखा जाएगा। फिर जो भी एसिड सोल्यूशन अपन यूज़ करेंगे उसको फिल कर दिया जाएगा इस बीकर के अंदर। धीरे धीरे क्या होगा, इस बॉन्ड के अंदर से जो कैल्शियम है वो रिमूव होना शुरू होगा, तो धीरे धीरे नीचे कैल्शियम के सोल्ट्स बनना शुरू हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो डीकैल्सिफाइड होना शुरू हो जाएगी, यानी इससे कैल्शियम रिमूव होने लग जाएगा और ये सॉफ्ट होने लग जाएगी। तो इस टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं अपन, जो एसिड रिमूवल है अपना, इस टेक्निक के थ्रू इस बॉन्ड में से अपन कैल्शियम को रिमूव करते हैं। अब प्रोसेस समझते कि प्रोसेस क्या था। तो टेक ए बीकर एंड फिल्ड विद एसिड सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू टिश्यू के बेसिस पर अपन क्या करेंगे, जो डिकैल्सिफाइंग एजेंट है उसको फिल करेंगे। और नाइट्रिक एसिड या फिर HCl एसिड अगर यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली 5 to 10% वाला यूज़ करेंगे अपन। अब क्या होगा, प्लेस द कैल्सिफाइड टिश्यू और बोन को प्लेस करते हैं द एसिड सॉल्यूशन, देन अटैच करते हैं उसको अपन नायलॉन थ्रेड से, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट अपना ना हो सके किससे, एसिड सॉल्यूशन से, जिसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लेस द टिश्यू एंड बोन फॉर 24 आवर्स अगर नाइट्रिक एसिड या HCl यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा कौन सा अदर सोल्यूशन यूज़ करें। जैसे कि अपन फॉर्मिक एसिड वगैरह यूज़ करते हैं तो उस सोल्यूशन को अपन डेली ही चेंजेस करेंगे ताकि अपन को बेटर रिजल्ट मिल सके। तो ये जो था, ये टॉपिक आज का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यानी मैंने आपको फर्स्ट मेथड समझा दिया, उसका प्रिंसिपल। अब बाकी जो रिमेनिंग 3 मेथड्स है मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी। तो प्लीज़ जाके आप फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उनको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसे लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्ट 2 में, डिकैल्सिफिकेशन।